नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव उपाध्याय। आज भारत के विदेश संबंध चैप्टर के PYQs लेकर हाजिर हूँ। तो पहले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की गुटनिरपेक्ष नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? सैन्य गठबंधन, आर्थिक निर्भरता, स्वतंत्र विदेश नीति, उपनिवेशवाद। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्र विदेश नीति। ये RBSC 2015 में पूछा गया प्रश्न है। गुटनिरपेक्षता के संदर्भ में हम बात कर लेते हैं। एक बांडुंग सम्मेलन हुआ था 1955 में। इस बांडुंग सम्मेलन में ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी थी। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। गुटनिरपेक्षता के बारे में आपको मैं डिटेल बता देता हूँ। ये इस तरीके से, गुटनिरपेक्ष नीति का सार। गुटनिरपेक्ष नीति भारत की विदेश नीति का वह मूल सिद्धांत है जिसके अंतर्गत किसी भी सैन्य या राजनीतिक गुट जैसे अमेरिका या सोवियत संघ के नेतृत्व वाले गुट में शामिल नहीं हुआ। संक्षेप में हम कह सकते हैं, सार रूप में, स्वतंत्र विदेश नीति। भारत अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर निर्णय लेता है, किसी महाशक्ति के दबाव में नहीं आता। दूसरी बात, शांति और सह अस्तित्व, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान बातचीत और शांति से करता है। तीसरी बात, सैन्य गुटों से दूरी, किसी भी सैन्य गठबंधन में शामिल ना होना। और अंतिम बात, नव स्वतंत्र देशों की एकता, जैसे कि एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देशों को साथ में लाना। इस तरह हम गुटनिरपेक्ष नीति के संदर्भ में समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? RBSC 2016 में पूछा गया है। तो इसका पहला सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ। राइट आंसर हो जाएगा बेलग्रेड। ये 1961 में हुआ था। जो पहला सम्मेलन है ये सितंबर 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। और आंदोलन की स्थापना में नेहरू की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह प्रश्न 2017 में पूछा गया है। पंचशील सिद्धांत भारत ने किस देश के साथ घोषित किए? तो राइट आंसर है इसमें चाइना के साथ। चाइना के साथ 29 अप्रैल 1954 में दोनों देशों के नेताओं, भारत के नेहरू और चीन के चाउ एन लाई ने संयुक्त रूप से इस पर हस्ताक्षर किए थे। दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध की दिशा में यह एक अगला कदम था। भारत और चीन के नेता एक दूसरे के देश का दौरा करते थे और उनके स्वागत में बड़ी भीड़ जुड़ती थी। तो इसलिए दोनों नेताओं ने पंचशील सिद्धांत पर हस्ताक्षर किए। अब समझ लेते हैं पंचशील सिद्धांत की महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहला, यह भारत की विदेश नीति का आधार है। जो पंचशील सिद्धांत है ये भारत की विदेश नीति का आधार है। दूसरा, भारत और चीन ने अपनाया था। 5 सिद्धांत थे इसमें, जैसे कि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को बढ़ावा देना, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना, अनाक्रमण, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, समानता व पारस्परिक लाभ और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। इस प्रकार से पंचशील समझौता भारत और चीन के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये RBSC 2018 में पूछा गया है। मैं जितने भी प्रश्न आपको लेकर आया हूँ इस पार्ट से, वो प्रीवियस एग्जामों में पूछे गए हैं और इससे स्पष्ट होता है कि प्रश्न इसी प्रकार के आते हैं। तो आप अपनी तैयारी को इसी प्रकार से धार दे सकते हैं और ये रिपीट भी होते हैं, तो इनको भी ध्यान में रखें। पंचशील सिद्धांतों की संख्या कितनी है? तो अभी बात की हमने, ये 5 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ? ये हुआ 1962 में। भारत और चीन का युद्ध है, एक ही बार हुआ है दोनों में आमने सामने, और ये 1962 में हुआ था। इसको डिकोड कर लेते हैं, ये कब और कैसे हुआ। 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ। सीमा विवाद के कारण हुआ। प्रमुख क्षेत्र अक्साई चिन और नेफा, उत्तरी पूर्वी सीमांत जो क्षेत्र था, अरुणाचल प्रदेश, इसको लेकर हुआ। भारत को इसमें सैन्य नुकसान हुआ, लेकिन भारत को इससे सीख मिली और इसके बाद भारत ने रक्षा नीति को और मजबूत किया। तो भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ था
अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश को लेकर विवाद हुआ। नेक्स्ट प्रश्न, ये 2016 में आया हुआ है। भारत पाक युद्ध 1971 का मुख्य परिणाम क्या था? परिणाम क्या निकला 1971 के युद्ध के बाद? क्या हुआ? तो इनके बाद शिमला समझौता हुआ था, और ये शिमला समझौता हुआ 1972 को। इसके बारे में डिटेल हम आगे देखते हैं। अभी इस क्वेश्चन के बाद डिटेल देखेंगे इसकी। ताशकंद समझौता किस वर्ष हुआ? तो ये समझौता 1966 में हुआ था। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ डिटेल समझ लेते हैं इनकी। 1966 में हुआ ताशकंद समझौता, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। स्थान था ताशकंद, सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था उस समय। वर्तमान में ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है। ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान ने। उद्देश्य क्या था? 1965। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? तो अभी बात करी हमने, ये 1971 में युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान का, बाद शिमला समझौता हुआ था। इसकी डिटेल भी आगे है, यहाँ देखते हैं। शिमला समझौता 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। हस्ताक्षर करने वाले भारत से इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के जुल्फ़िकार अली भुट्टो। जबकि जो हमला हुआ था ये 1971 में जब हुआ था ये, तो अयूब खान वहाँ के सैन्य शासक थे। उसके बाद में वह चुनी हुई सरकार आई। ये पहली चुनी हुई सरकार है जो जनता ने चुनी थी, बाकी वहाँ सैन्य तानाशाह शासन चल रहा था। सहमति बनी थी, एलओसी को मान्यता प्रदान की गई थी इसी समझौते के बाद। तो 1965 में जो युद्ध हुआ उसके बाद तो हुआ शिमला समझौता, और जो 1971 में युद्ध हुआ उसके बाद हुआ शिमला समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रूस मैत्री संधि किस वर्ष हुई? इसका राइट आंसर है 1971। भारत और रूस के मध्य मैत्री संधि हुई भारत में रक्षा, सहयोग और शांति के लिए 1971 में। ये 20 वर्षों के लिए की गई थी। नेक्स्ट 20 वर्षों के लिए हुई थी 1971 में। और इस संधि के बाद आलोचक कहते हैं कि भारत सोवियत संघ के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन सच में ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत ने वार्सा पैक्ट पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, ना ही नाटो पर किए थे। ये उसकी गुटनिरपेक्षता नीति को समझने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ये आरबीएससी 2020 में पूछा गया है। आप देखते रहना कब कौन सा प्रश्न पूछा गया है। मैं सीधा प्रश्न पर बात कर रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा समय बर्बाद ना हो और 15 से 20 मिनट में आपको पूरे पाठ के आए हुए प्रश्नों की जानकारी मिल जाए। भारत की विदेश नीति के प्रमुख निर्माता कौन थे? तो राइट आंसर है इसमें जवाहरलाल नेहरू। क्यों थे जवाहरलाल नेहरू? उनके बारे में ऐसा क्यों कहा जाता है कि ये भारतीय विदेश नीति के निर्माता थे? तो सुनिए इनके बारे में। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय एजेंडा तय करने में निर्णायक भूमिका निभाई। वे प्रधानमंत्री होने के साथ साथ भारत के विदेश मंत्री भी थे। प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के रूप में 1946 से 1964 तक उन्होंने भारत की विदेश नीति की रचना और क्रियान्वयन पर गहरा प्रभाव डाला था। नेहरू की विदेश नीति के 3 बड़े उद्देश्य थे। नंबर 1, कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना। दूसरा, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। और तीसरा, तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना। और नेहरू जी इन उद्देश्यों की प्राप्ति गुटनिरपेक्षता की नीति को अपना कर करना चाहते थे। तो ये था आपका भारतीय विदेश नीति के संदर्भ में जवाहरलाल नेहरू की भूमिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ये 2020 में पूछा गया है। भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख सिद्धांत कौन सा है? राइट आंसर है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। भारत की जो विदेश नीति है ये अनुच्छेद 51 से प्रभावित है, जो आपके डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी संविधान का भाग 4 आर्टिकल 51 में उल्लेखित है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग सुरक्षा को बढ़ावा देना। तो भारत की विदेश नीति को अगर प्रभावित करने वाला कोई संवैधानिक प्रावधान है तो वह आर्टिकल 51 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत ने परमाणु परीक्षण पहली बार कब किया? ये किया था 1974 में, मई 1974 में किया था। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। डिटेल आगे देखेंगे एक क्वेश्चन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं आ जाइए।
पहला परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ। स्थान कहाँ हुआ? पोखरण। पोखरण कहाँ है? राजस्थान में। भारत विश्व का 6वां परमाणु शक्ति संपन्न देश बना। उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय सुरक्षा को महत्व देना। और दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ 1998 में। स्थान वही पोखरण। सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी साहब की, और उस समय इंदिरा गांधी की थी जब पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। भारत ने स्वयं को परमाणु शक्ति राष्ट्र घोषित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। भारत पाक संबंधों का सबसे प्रमुख विवाद क्या है? यानी कौन सी समस्या है, कौन सा विवाद है जो भारत पाकिस्तान के संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसका राइट आंसर है कश्मीर समस्या। कश्मीर समस्या आप समझ सकते हैं, ये भारत की आज़ादी के बाद ही शुरू हो गई थी। कश्मीर समस्या 1947 में विभाजन से उत्पन्न हुई। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और वर्तमान में 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और दोनों के दोनों को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया है। इतिहास में बात करें जम्मू कश्मीर की समस्या को लेकर तो 47 में कबायली आक्रमण हुआ और कश्मीर का भारत में विलय हो गया। राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर साइन करके भारत संघ में मिलाने की अनुमति प्रदान कर दी थी। 1948 में मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में गया। 1949 में सीज फायर हुई और 1972 में शिमला समझौता हुआ था। उसमें द्विपक्षीय समाधान पर सहमति बनी थी कि जो भी मामला होगा हम दोनों बैठकर सुलझाएंगे, ये मामला आगे संयुक्त राष्ट्र संघ में नहीं जाएगा या तीसरे देश को इसमें नहीं दी जाएगी। मुख्य कारण क्या है? सीमा विवाद। पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद का समर्थन करता है और लगातार जनमत संग्रह की बात करता है। भारत इसे अस्वीकार कर देता है। भारत का दृष्टिकोण भारत को आंतरिक मामला बताने की बात करता है कि कश्मीर जो है वो भारत का आंतरिक मामला है, इंटरनल मैटर है, इसलिए तीसरे पक्ष को बोलने की आज़ादी नहीं है। समाधान केवल द्विपक्षीय वार्ता से, आतंकवाद समाप्त होना आवश्यक। अर्थात भारत ने स्पष्ट कर रखा है कि जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा इस मुद्दे पर बात नहीं की जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन आरबीएससी 2021 में पूछा गया है, भारत की पूरब की ओर देखो नीति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये दक्षिण पूर्व एशिया से संबंधित है। राइट आंसर यही है। इसको डिकोड करते हैं। पूरब की ओर देखो नीति भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। 1991 में प्रारंभ हुई। उद्देश्य क्या है? दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ संबंध मजबूत करना। इसे नरसिम्हा राव सरकार ने शुरू किया था। मुख्य उद्देश्य क्या था? आसियान देशों से आर्थिक सहयोग बढ़ाना, व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग बढ़ाना, भारत को एशिया प्रशांत क्षेत्र से जोड़ना और चीन के बढ़ते प्रभाव का संतुलन, रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत करना। प्रमुख देश कौन कौन से हैं? एक तो आसियान है। आसियान के साथ आपका सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, ये इसके नीति के अंतर्गत आते हैं। परिणाम क्या निकला है इसका? पूरब की ओर देखो नीति का भारत और आसियान के संबंधों में मजबूती आई है। भारत का व्यापार और निवेश बढ़ा है। क्षेत्रीय सहयोग और कूटनीतिक प्रभाव भी बढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहीं से हमारा ये ख़त्म हो जाता है। आगे की नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो की अपडेट मिलता रहे और बेल आइकन को दबा लें। धन्यवाद। नमस्कार।